हेलो गाइस। चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ टिश्यूज़। टिश्यूज़ होते क्या हैं? इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था सेल, जो कि शरीर की सबसे छोटी संरचना है। और या हम यूँ कहें कि शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सेल, यानी कि कोशिका। जब एक समान कोशिकाएं आपस में समूह बना लेती हैं और मिलकर के काम करते हैं, मिलकर के सिर्फ एक काम करते हैं, तो उन्हें हम ऊतक कहते हैं। ऊतक जो है वो दो तरीके से होते हैं, एक एनिमल टिश्यूज़ और एक प्लांट टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ की हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर इस चैप्टर में हम केवल प्लांट टिश्यूज़ को समझेंगे। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूँ कि एनिमल टिश्यूज़ जो हैं वो चार तरह के होते हैं। संयोजी टिश्यू यानी कनेक्टिव टिश्यू, पेशीय ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू, तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यूज़। और प्लांट टिश्यूज़ की बात करें तो प्लांट टिश्यूज़ में दो तरीके से ये होते हैं। कौन कौन से? एक मेरिस्टेमेटिक यानी कि विभज्योतक, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यूज़। चलिए शुरू करते हैं गाइस। इस लेक्चर में हम टू द पॉइंट बात करेंगे और ये हमारा टिश्यूज़ का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट टिश्यूज़ की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, यानी कि विभज्योतक ऊतक। ये विभज्योतक ऊतक नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर विभाजन हो रहा है, यानी कि फर्स्ट स्टेज किसी भी प्लांट में वो कौन सी होती है? वो अपने आप को डिवाइड करने की, अपने आप को विभाजित करने की। तभी तो वो वृद्धि के स्टेज में आगे पहुँचेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विभज्योतक ऊतक उस वे स्पेसिफाइड ऊतक होते हैं, वे स्पेसिफाइड टिश्यूज़ होते हैं जो पौधों की वृद्धि में मदद करते हैं। ये ऊतक निरंतर विभाजित होते रहते हैं और नए ऊतकों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? नए ऊतकों का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसकी विशेषताएं ये है कि ये अविकसित कोशिकाएं होती हैं जो डेवलप नहीं हुई होती हैं, इसलिए इनका आकार पतला होता है और छोटा होता है। अब विभाजन की जो क्षमताएं हैं वो लगातार जब ऊतक विभाजित होते रहते हैं तो इनमें नई नई कोशिकाएं का निर्माण होता है, या हम यूँ कहें न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब कुछ पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं उससे आप समझ सकते हैं कि विभाजक ऊतक यानी कि विभाज्योतक ऊतक या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते क्या हैं। ये वृद्धि के क्षेत्र में उपस्थित होते हैं। हमने अभी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि ये वृद्धि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और वैक्यूल्स इसमें अनुपस्थित होते हैं, यानी कि वैक्यूल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल्स यानी रिक्तिकाएँ। अंतः कोशिकीय संस्थान अनुपस्थित होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस जो हैं इनमें अभी डेवलप नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये अभी इनमें विभाजन हो रहा है, इसलिए इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो एब्सेंट होते हैं। सक्रिय कोशिका यानी कि इनमें जो सेल होते हैं वो एक्टिव कंडीशन में होते हैं, क्योंकि ये उस स्टेज में होते हैं, ये उस पाथ पर होते हैं जहाँ पर अपने आप को ये डिवाइड करते रहते हैं। और जैसे जैसे ये डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके पीछे सिर्फ और सिर्फ सेल का ही हाथ होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में एक्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो साइटोप्लाज्म होता है यानी कोशिका द्रव्य, वो इसमें डेंस कंडीशन में होता है, यानी कि बहुत घना कोशिका द्रव्य होता है। और ये कोशिका विभाजन का कार्य करते हैं, सेल डिवीजन में रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट आता है इसके प्रकार। टाइप कौन कौन से हैं इसके? टाइप हैं एपिकल टिश्यू, इंटरकैलरी टिश्यू, लेटरल टिश्यू। एपिकल टिश्यूज़ की बात करते हैं तो एपिकल टिश्यूज़ को हम हिंदी में बोलते हैं शीर्ष ऊतक, यानी कि ये शीर्ष और जड़ों के सिरों पर पाया जाता है। जैसे अगर कोई प्लांट है तो ये यहाँ अगर कोई लीव्स निकल रही हैं तो ये शीर्ष पर यानी कि यहाँ पर, और ये जो जड़ें हैं यहाँ पर एपिकल टिश्यूज़ मिलते हैं। एपिकल टिश्यूज़ जो है ये पौधे की लंबाई में और उनकी वृद्धि करने में मदद करता है। कौन? एपिकल टिश्यू यानी कि शीर्ष ऊतक। और एपिकल टिश्यूज़, एपिकल मेरिस्टेम
कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं, जिससे नए पत्ते जिससे नए पत्तों का फॉर्मेशन होता है। नए पत्तों का फॉर्मेशन किससे होता है? एपिकल टिश्यूज की वजह से। ये ऊतक विशेष रूप से एडल्ट प्लांट में महत्वपूर्ण होते हैं। कौन से प्लांट में? जो पौधे बड़े और थोड़ा सा विकसित हो जाते हैं, थोड़ा सा हल्का सा विकसित हो जाते हैं, हल्के से युवा की अवस्था में आ जाते हैं, उनमें ये विशेष रूप से मौजूद होते हैं और इनके कारण पौधे ऊंचे और मजबूत होते हैं। क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। ठीक है। अब आता है इंटरकैलरी टिश्यू, यानी कि यूं कहें अंतर्वर्ती ऊतक। अंतर्वर्ती ऊतक ये विशेष प्रकार के मेरिस्टेमेटिक ऊतक हैं जो कि मुख्यतः घासों में, आपने घास देखी होगी तो उनमें होता है और कुछ पौधों के नोड्स के बीच में पाया जाता है। जैसे ये स्टेम है और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ नोड्स यानी कि जॉइंटेड फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंटरकैलरी टिश्यू होते हैं। नाम भी पकड़िए, मैं आपको ट्रिक से भी थोड़ा बहुत याद करवाने की कोशिश करूंगा कि इंटर कैलरी यानी कि अंतर से ही कुछ ना कुछ ऐसा जॉइंट फॉर्मेशन होता है जिससे कि ये उसको मजबूती देते हैं। ठीक है। और ये जो इंटर कैलरी टिश्यू है ये नए पत्तों का और तने का निर्माण करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मजबूती देते हैं पौधों को, तो मजबूत कौन होता है? स्टेम यानी कि तना। तो उसके फॉर्मेशन में भी ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं इंटरकैलरी टिश्यू। जब पौधा काटा जाता है, आपने देखा होगा, या फिर कभी क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ना, वो जल्दी से नए ऊतकों का निर्माण करते हैं, यानी कि उस कंडीशन में आ जाता है कि जल्दी से यहाँ पर टिश्यूज़ का फॉर्मेशन हो। वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से ये होता है। इसलिए यह ऊतक पौधों की वृद्धि को बनाए रखने और उन्हें जल्दी पुनर्जीवित करने में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आता है लेटरल टिश्यू, यानी कि पार्श्व ऊतक। इस लेटरल टिश्यूज की बात करें तो ये वो ऊतक होते हैं जो तने और जड़ों में वृद्धि करते हैं, उनकी चौड़ाई बढ़ाते हैं, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है ये लेटरल हाइट यानी कि जो हॉरिजॉन्टली होते हैं। यानी कि अगर कोई ये पौधा है और यहाँ पर जो भी इसकी रूट्स हैं, तो इनकी विड्थ को बढ़ाने के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है पार्श्व ऊतक, यानी कि लेटरल टिश्यू। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पॉइंट मैंने पढ़ा है, लिखा हुआ है, वो क्या है? छाल के नीचे स्थित होते हैं और जड़ या तने की चौड़ाई बढ़ाते हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ टाइप्स। किसके? ये हो गए हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स। कौन कौन से? एपिकल टिश्यू, इंटरकैलरी एपिकल टिश्यू, इंटरकैलरी टिश्यू और लेटरल टिश्यू। अब बात करते हैं नेक्स्ट परमानेंट टिश्यू की। कौन कौन से टिश्यू? परमानेंट यानी कि स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक क्या होते हैं? वे ऊतक जो विभाजित नहीं हो सकते। पहले हमने फर्स्ट कंडीशन हमने पौधे की क्या पढ़ी कि वो विभज्योतक ऊतक में थे जो अपने आप को डिवाइड कर रहे थे। टाइम के हिसाब से कितना फॉर्मेशन होगा पौधे में, कितनी ग्रोथ होगी, वो विभाजन के ऊपर डिपेंड कर रहा था। लेकिन जब हर एक को अपनी एक स्टेबल कंडीशन होनी चाहिए, तो स्टेबल कंडीशन में आने के बाद जब कुछ ऊतक जो बनते हैं वो परमानेंट टिश्यूज़ में कंसिडर होते हैं। तो अब परमानेंट टिश्यू वे होते हैं जो विभाजित नहीं होते और ये विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनको हम अभी आगे पढ़ेंगे। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजन के बाद अपनी विशेषताओं के अनुसार विकसित होती है, यानी कि जब वो स्टेबल कंडीशन में आ जाती हैं तो कुछ उनके अंदर स्पेसिफिक गुण होते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, वो उन्हीं के अनुसार अपने आप को डेवलप करती हैं। ये ऊतकें पौधों की संरचना, जल और पोषक तत्वों का संचय करते हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो कि ये करते हैं। बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल इनकी पतली या मोटी हो सकती है, डिपेंड करता है कि ये कौन सी स्टेट में है। और जब इनके वैक्यूल्स होते हैं, बहुत बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब विभाज्योतक ऊतक में हमने पढ़ा था कि उनमें रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं, लेकिन जब वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनमें वैक्यूल्स मिल जाते हैं, हमें वैक्यूल्स आ जाते हैं। और जब हमने देखा कि हर एक जब विभाजन की प्रोसेस पूरी हो जाती है और जब कोई भी पौधा अपने आप को विभाजित करते हुए एक स्थायित्व प्रदान करने की कोशिश करता है,
तो उस स्थायित्व प्रदान करने की प्रक्रिया को जिस माध्यम से अपनाया जाता है उसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, यानी कि विभेदन। तो हम कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभाजक ऊतक स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और डिफरेंशिएशन होने के बाद में हम कह सकते हैं कि इसमें वैक्यूल्स मिल जाते हैं हमें, यानी कि इनमें रिक्तिकाओं का बनना आरंभ हो जाता है। अब ये कौन कौन से होते हैं स्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू? कौन कौन से होते हैं? देखिए गाइज, हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है। इररिलेवेंट चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप इस वीडियो को जितनी बार देखेंगे उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाएगा। और जब आप प्रीवियस क्वेश्चंस लगाएंगे और जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको लगाएंगे, तब आपके अंदर एक बेहतरीन कॉन्फिडेंस की विचारधारा आपके अंदर उत्पन्न होगी। अब हम कह सकते हैं कि जब इन टॉपिक्स को वन बाय वन आप रिपीट मोड पर देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए या आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। ठीक है, अब स्थायी ऊतक की बात करते हैं तो इसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो तरह के ये टिश्यूज, दो तरह के टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? सिंपल यानी कि सरल ऊतक और कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल ऊतक। अब वन बाय वन देखते हैं कि सरल ऊतक कौन कौन से होते हैं। सरल ऊतक के थ्री टाइप्स हैं। कौन कौन से? पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। बात करते हैं पैरेनकाइमा की। पैरेनकाइमा का जो मेन रिस्पॉन्सिबल पार्ट है यानी कि मेन फंडामेंटल इसका जो यूज़ है वो है भोजन के संचयन में, यानी कि ये फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। कौन? पैरेनकाइमा। तो अगर क्वेश्चन हमें ये पूछा जाए कि पैरेनकाइमा का किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भोजन संचयन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब पैरेनकाइमा की बात करें तो ये टू टाइप्स के होते हैं फर्दर। कौन कौन से? एरेनकाइमा और एक होता है क्लोरेनकाइमा। एरेनकाइमा में आप वर्ड पकड़िए कि यहाँ पर एयर आ रहा है, यानी कि अगर जो भी पौधे या फिर जो भी उन पौधों की जो स्टेम्स होती है उनको फ्लोटिंग करवाने के लिए तैरने में सहायता करवाते हैं, यानी कि फ्लोटिंग कंडीशन को इजीली ग्रेस्प कर सकते हैं वो। जैसे कि आपने देखा होगा कि लकड़ी या फिर तना या फिर पौधा जो भी है वो आसानी से तैर सकते हैं। वो किसकी वजह से? वो एरेनकाइमा की वजह से। एरेनकाइमा टिश्यू होता है जो कि पैरेनकाइमा के अंदर आता है। और पैरेनकाइमा टिश्यू किस में आता है? सिंपल टिश्यूज में। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा को आप ये वर्ड से पकड़ सकते हैं कि इसमें एक वर्ड आ रहा है क्लोरे। तो क्लोरी जो है वो क्लोरोफिल युक्त होता है। क्यों? कैसे? कि क्लोरेनकाइमा एक विशेष प्रकार का पैरेनकाइमा ऊतक है। ठीक है, यानी कि पैरेनकाइमा टिश्यू है। अब ये जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब ये जो क्लोरेनकाइमा है ये मुख्यतः पत्तियों और युवा तनों यानी कि एडल्ट स्टेम्स में पाया जाता है। इसका मेन जो कार्य है वो है फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ठीक है। अब जो ये क्लोरेनकाइमा की कोशिकाएं हैं ये हरे रंग की होती हैं, जिससे यह पौधों को सूरज की रोशनी से, किससे? सूरज की रोशनी का उपयोग करके ऊर्जा बनाने में मदद करती हैं। कौन? क्लोरेनकाइमा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा ऊतक की बात करें या कॉलेनकाइमा टिश्यूज की बात करें तो ये एक विशेष प्रकार के सरल ऊतक होते हैं। और ये पौधे नाजुक हिस्सों में पाया जाता है। किसमें? जो फ्लेक्सिबल होते हैं और थोड़े नाजुक हिस्से होते हैं उनमें पाया जाता है। यह ऊतक तने और पत्तियों के आधार में समर्थन करते हैं। ठीक है, यानी कि उनको जो बेस प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? बेस को सपोर्ट देने का काम कॉलेनकाइमा का होता है। कॉलेनकाइमा ट्रिक से याद कर सकते हैं कि कॉलेन यानी कॉलम से हुए कॉलम बने होते हैं, यानी कि कॉलम बने होते हैं और इन्हीं कॉलम की वजह से ये अब उस तने और पत्तियों के बेस को सपोर्ट देने का काम करते हैं। ठीक है, कॉलेनकाइमा की जो सेल्स हैं वो लंबी और दीवारों में असमान रूप से मोटी होती है।
इसलिए इसे लचीला जो इसी वजह से ये लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी और मजबूती प्रदान करती है। यह और ये जो ऊतक हैं ये पौधों को हिलने डुलने और बढ़ने में सहायता करते हैं, खासकर जब ये एडल्ट हो जाते हैं यानी कि जब ये युवा अवस्था में आ जाते हैं। कॉलन कायमा पौधों को जड़ता है और तने को स्थिरता प्रदान करता है। जैसे जैसे हवा चलती है, जब पौधे इधर उधर घूमते हैं, मटकते हैं, तब आप समझ लीजिए कि ये किसके लिए मटक रहे हैं, किस वजह से मटक रहे हैं। ये हिल रहे हैं कॉलन कायमा टिश्यू की वजह से, और ये आसानी से वातावरण के परिवर्तनों का सामना कर सकते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो इस तरह से हैं कि पत्तियों की डंठल और द्विबीज पत्तियों के तने में पाया जाता है। मैंने आपको बताया कि स्टेम्स में मिलता है। ये लिविंग कोनों पर अनियमित रूप से मोटे होते हैं। थोड़ी अंतः कोशिकीय जगह होती है, इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। क्या? फ्लेक्सिबिलिटी, जिससे कि ये हिल डुल सकें। और भागों इसके जो पार्ट्स होते हैं, लीव्स के हो गए या फिर पूरे पौधे का कोई सा भी भाग ले लीजिए, उनको ये मोड़ने का भी की अनुमति देता है। यानी कि कैसे ही मोड़ लो, पौधा अपनी प्रीवियस कंडीशन में आ जाएगा। वो किसकी वजह से? कॉलन कायमा टिश्यू की वजह से। अब आता है इस अब आता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू क्या है? ये कठोर और मजबूत ऊतक है जो कि इसकी स्ट्रक्चरेट जो पौधा है उसको स्ट्रक्चरल यूनिट प्रदान करता है। यानी कि यह ऊतक जब एडल्ट स्टेट में आ जाता है यानी परिपक्व अवस्था में आ जाता है, तब इसकी कोशिकाएं मोटी दीवारों वाली हो जाती है जो कि लिग्निन से भरी होती है। किससे? लिग्निन से भरी होती है। कब? जब ये युवा अवस्था में आ जाता है कोई पौधा। स्क्लेरेनकाइमा जो है वो दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। किसमें? स्क्लेरेनकाइमा में। पहली कौन सी? अभी देखते हैं। पहली जो कोशिका होती है वो होती है फाइबर फाइबर और दूसरी होती है स्क्लेराइड्स। कौन सी? स्क्लेरिड्स। ठीक है, बात करते हैं फाइबर की। ये लंबे और तंतु जैसे होते हैं जो पौधे को मजबूती प्रदान करते हैं, मजबूती देते हैं। और स्क्लेरेट्स की बात करें तो ये असमान आकार के होते हैं। इनका इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, ये बिल्कुल इनडेफिनेट शेप के होते हैं। और फल यानी कि जो फ्रूट्स होते हैं ना, उनमें कठोरता मदद करते हैं, उनमें रिजिडिटी प्रदान करते हैं। तो ये बात हो गई स्क्लेरेनकाइमा की। कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे बाहरी भागों में होते हैं, बिल्कुल डेड सेल्स इसमें होती हैं और ये ऊतक को कठोरता प्रदान करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करते हैं। हमने पढ़ लिया सरल ऊतक यानी कि सिंपल टिश्यू। अब बात करते हैं जटिल ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो हैं वो दो तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम, अब जाइलम जो है ये यूनिडायरेक्शनल में जल और खनिजों का संचार करता है। यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट है एक प्लांट को ग्रोथ होने में, उनमें वाटर का फ्लो और मिनरल्स को किस तरीके से ट्रांसफ़र करना है, ये एक ही दिशा में, यानी कि ये जड़ से लेकर के जाता है और पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो हम जाइलम को ऐसे याद कर सकते हैं, जाइलम में एक वर्ड आ रहा है जल। तो जल यानी कि वाटर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम। जाइलम पैरेन्काइमा, इसी जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो भोजन का संचयन करता है। ये थोड़ा सा वैसा पॉइंट है जिसे आप ध्यान ना रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको जल याद रखना है कि जाइलम जो है वो वाटर के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो भी यूनी डायरेक्शन में, ओनली यूनी डायरेक्शन में। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम जो है वो बाय डायरेक्शनल होता है, यानी कि भोजन का संचार करता है। फ्लोएम में एक वर्ड आ रहा है फल, फ्लोएम। तो फल से आप याद कर सकते हैं कि फ्लोएम जो है, फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये भोजन के संचार के लिए यूजफुल होता है और ये बाय डायरेक्शनल होता है। यानी कि पत्तियों से जड़ तक और जड़ से पत्तियों तक भोजन का प्रसार कर सकता है, उनका संचार कर सकता है।
अब इसकी बात करें कि ये इनके जो टाइप्स हैं, ये होती है सिव ट्यूब्स। कौन सी? सिव ट्यूब्स, और जिसे हम बोलते हैं सिट्रेट्स। ओके। और कुछ इसकी सहायक कोशिकाएं होती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा यानी कि भोजन का संचयन करता है, और फ्लोएम तंतु यानी कि कठोरता और समर्थन प्रदान करता है। ये फ्लोएम के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि फ्लोएम के बारे में डिस्कस किए गए हैं। यहाँ पर बात आती है सीव ट्यूब्स की। सीव ट्यूब्स होते क्या है? ये कोशिका मुख्य रूप से शर्करा यानी कि शुगर और अन्य पोषक तत्वों का परिवहन करती है। किसमें? प्लांट्स में। और इनके पास छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इनके पास सिव ट्यूब्स में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, जो कि खाद्य पदार्थों को आसानी से पारित कर सकते हैं, ठीक, आसानी से भेज सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिव टिश्यू यानी कि रक्षक ऊतक की। रक्षक, अब ऑब्वियसली बात है कि जब हमने विभज्योतक ऊतक, जब पौधा विभाजित हो रहा था वो पढ़ लिया। इसके बाद में डिफरेंशिएशन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन विभज्योतक ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गए। तो अब परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट होने के बाद में जब स्टेबिलिटी आ जाती है पौधे में, तब उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो वो प्रोटेक्शन जो है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू के माध्यम से हमें मिलता है। अब ये जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं ये पौधे के बाहरी हिस्सों को सुरक्षित रखने के कार्य करते हैं। ये टिश्यूज मेनली एपिडर्मिस और कॉर्क से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? एपिडर्मिस और कॉर्क। एपिडर्मिस ये जो ऊतक हैं पौधे के सतह पर एकल परत होती है। एपिडर्मिस की बात करें तो ये पौधे की एक यूनिफॉर्म लेयर होती है। कोई भी पौधा होता है उसकी जो सरफेस होती है, या फिर हम यूँ कहें कि एक लीव ले लीजिए, पत्ती ले लीजिए, उस पत्ती के जो कि सतह होती है, सरफेस होती है, उस पर एक यूनिफॉर्म लेयर होती है जो कि पौधों को पानी की हानि यानी कि वाटर जो एब्जॉर्प्शन किया होता है जाइलम के थ्रू, उसकी हानि ना हो, या फिर कोई कीट है या फिर कोई डिजीज़ है उनसे बचाने के लिए एपिडर्मिस टिश्यूज़ काम में आते हैं। ये एपिडर्मिस टिश्यूज़ के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि ये पौधों के अंगों की सबसे बाहरी परत होती है। अभी हमने डिस्कस किया। ये शुष्क पर्यावास वाले पौधों में मोटी बाह्यतम त्वचा होती है। वही सेम बात है। क्यूटिन एक मोम जैसा पदार्थ है और इसकी परत को क्यूटिकल कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं एपिडर्मिस में, तो क्यूटिन नाम का एक मोम जैसा सब्सटेंस होता है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है। क्यूटिकल जल हानि, चोट और फंगस इन्फेक्शन से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। और जड़ों की बाह्य त्वचा कोशिकाएं लंबे बाल जैसी संरचनाएं बनाती है और अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाती है। ये काम किसका है? एपिडर्मिस का। और ये एपिडर्मिस किस में आता है? प्रोटेक्टिव टिश्यू में। प्रोटेक्टिव टिश्यूज का ही एक नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्क, जिसे हम फैलम कहते हैं। ये डेड सेल्स का बना होता है और कठोर होता है। पौधे के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि ये मैच्योर जो जड़ें होती हैं, जो मैच्योर रूट्स होते हैं और जो स्टेम्स होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है। और ये डेड सेल्स की होती हैं। अभी ये मैंने डिस्कस किया कि ये डेड सेल्स की होती हैं और इनमें जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक। और ये सेल, ये जो वॉल है, इसकी जो दीवार है वो सुबेरिन युक्त होती है, यानी कि कॉर्क की जो दीवारें हैं वो सुबेरिन की बनी होती हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारे प्लांट टिश्यूज़ के कुछ मेन फैक्ट्स जो कि आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।